चलिए आप जो टॉपिक है वो हमारा बहुत आसान टॉपिक है, जो कि है चलिए पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास आज सेशन और कुकीज़ का है। सेशन और कुकीज़ में हम कोड तो बहुत थोड़ा सा लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है कि जी ये क्या है और क्यों है और किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसको समझना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कुकीज़ क्यों यूज़ करते हैं अपनी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, उस पर भी बात करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम बच जाएगा तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा जी, सेशन नॉर्मली आप सब लोग जीमेल, फेसबुक, याहू, हॉटमेल इन तमाम से फेमिलियर होंगे कि ये क्या है और किस तरह से काम करती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं जीमेल की बात करूं तो जीमेल में क्या होता है कि जब आप gmail.com लिखते हैं तो वो आपसे बोलता है कि जी आपका यूज़र नेम या ईमेल और पासवर्ड क्या है। सो वंस आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, वो उसको ऑथेंटिकेट करता है, वैलिडेट करता है कि जी आया कि ये यूज़र जो है एग्जिस्ट करता है विद सेम ईमेल एड्रेस, और जो पासवर्ड आपने दिया है वो पासवर्ड एग्जैक्टली मैच हो रहा है जो एक्चुअल में पासवर्ड था आपका। आप एक दफ़ा अपनी क्रेडेंशियल्स जब सक्सेसफुली दे देते हैं उसको, जो कि वैलिड ईमेल और पासवर्ड होता है, तो वो उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको आपके इनबॉक्स में भेज देता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इनबॉक्स में भेजने के बाद वो आपको एक ईमेल्स की लिस्ट देता है। नेक्स्ट जब आप किसी भी ईमेल पे क्लिक करते हैं तो वो दोबारा आपसे लॉगिन करने का नहीं कहता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको आपकी ही चीज़ें प्रोवाइड करता है वो, यानी कि जो इनबॉक्स है वो आपका ही है, ऐसा नहीं है कि मेरा या किसी और का खुद है। ये चीज़ कैसे अचीव करती होती है? अच्छा, वो जीमेल भी एक वेब एप्लीकेशन है, वहाँ पर इस चीज़ को वो किस तरह से अचीव करता है? बाय यूजिंग सेशंस। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर दूँ कि इस पे हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं कि हम जो वेब का जो प्रोटोकॉल है, ये जो हम यूज़ करते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पोर्ट 80 के ऊपर जो लिसन करता है। HTTP जो है ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ये बात हमने पहले की थी, नहीं की थी? चलिए इसको थोड़ा सा समझ लें। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा google.com, लेट्स सपोज, बिल्कुल मैं अपने अच्छा ब्राउज़र ओपन किया, मैंने ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैंने लिखा google.com या व्हाटएवर, कोई भी डोमेन नेम डालता हूँ और उसके बाद उसको एंटर करता हूँ। अब क्या होता है, वो डीएनएस की एंट्री और वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद कि जिसको किस नेम सर्वर पे जाना है, वो सारी चीज़ें, आपकी रिक्वेस्ट गई गूगल के मेन सर्वर के ऊपर। वहाँ पर उसको ही पता चला कि फला फला बंदा, मतलब फला ब्राउज़र जो आपका पीसी है, इसने मेरे होम पेज की रिक्वेस्ट दी है। तो वो क्या करता है कि अपने होम पेज के कंटेंट जो है, यानी कि वो जो जीमेल का लोगो है, नीचे एक टेक्स्ट जो भी उसकी एचटीएमएल है, वो आपको रिटर्न फेंकता है। अच्छा, ये थी पहले आपने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट पे उसने उसको आपको होम पेज का डाटा दे दिया, यानी कि क्लाइंट ने पहले सर्वर को रिक्वेस्ट की, सर्वर ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद डाटा जो कि होम पेज है वो रिटर्न किया टूवर्ड्स क्लाइंट ब्राउजर के ऊपर। तो जब ये क्लाइंट ब्राउजर पर रिसीव हो गया कंप्लीट डेटा, तो ये क्लाइंट ब्राउजर सर्वर को अगेन एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि जी जो डेटा आपने, जितने केबीज का या एमबीज का या जितने भी पैकेट आपने भेजे थे वो सब के सब मुझे रिसीव हो गए। और ये चीज कहलाती है, यानी थर्ड एक और वो उसको कंफर्म करता है कि जी मैंने डेटा रिसीव कर लिया, ठीक है। और उसके बाद
जो ये कनेक्शन इन क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो बनता है ये हो जाता है खत्म। यानी कि एक समझे एक तरह से जब मैंने रिक्वेस्ट की तो एक टायर वायर खींची बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है, कम्युनिकेशन हुई, 3 वे कम्युनिकेशन हुई, ठीक है। यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट की, उसने डेटा दिया, मैंने उसको एक्नॉलेज कर दिया, यानी कि ये 3 रिक्वेस्ट गई एक पेज को प्रोसेस होने में। यानी कि पहले मैंने रिक्वेस्ट की, उसने डेटा दिया, मैंने उसको एक्नॉलेज कर दिया, ये 3 दफा कम्युनिकेशन हुई। उसके बाद वो समझे कि वो जो वायर जो बनी थी बिटवीन सर्वर और क्लाइंट वो कट हो गई, वो हमने काट दी, खत्म। अब सर्वर को नहीं पता कि जी मुझे भी कुछ लम्हे पहले इस ब्राउजर से इस आईपी से एक बंदे ने पिंग किया था और मुझसे मेरा होम पेज मांगा था। अब मैं वहां पर कुछ टाइप करके सर्च करता हूँ तो फिर अगेन एक और रिक्वेस्ट जनरेट हुई सर्वर के ऊपर। अब सर्वर के लिए मैं अगेन एक नई नई एंटिटी, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है, ठीक है। इसी तरह से जीमेल के अंदर क्योंकि तमाम कम्युनिकेशन वेब के ऊपर एचटीटीपी के थ्रू ही हो रही है, तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता ये है कि आप जब वंस आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए तो आपस में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं रहता, यानी जिसको हम टेक्निकल वर्ड्स में कहें कोई पीयर टू पीयर कनेक्शन नहीं बनता। जब जीमेल में आपने लॉगिन कर लिया तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा जाते हैं तो सर्वर को किस तरह से पता लगता है कि ये वही बंदा है जिसने लॉगिन किया हुआ है और मैं इसको इसकी ईमेल्स दे दूं, तो वो भी ये काम भी हम सेशन के थ्रू ही अचीव करते हैं। अच्छा, सेशन होता क्या है, इटसेल्फ सेशन क्या होता है? नहीं, मैं सेशन पूछ रहा हूँ, तो आप जो उसकी बात, ठीक है, सेशन इटसेल्फ क्या है? वो तो सेशन का वेरिएबल है, वेरिएबल। हाँ, एक कह रहे हैं कि टेम्परेरी एक स्टोरेज है जो कि सर, अच्छा, सेशन जब जनरेट होता है, जब हम सेशन क्रिएट करते हैं, अभी हम करेंगे, सेशन आपका जनरेट होता है सर्वर के ऊपर। अच्छा, टेम्परेरी और नॉन टेम्परेरी होना ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, यानी डेवलपर के ऊपर कि जी मैं मेरी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट किस तरह की है कि मैं सेशन टेम्परेरी बनाऊं, यानी कि कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, या फिर जिस तरह फेसबुक में होता है आपने आज लॉग इन कर दिया, उसके बाद आप जब तक लॉग आउट नहीं करते, आप 25 दिन बाद भी दोबारा facebook.com लिखें तो वो आपका आपके वॉल पे फेंक देता है कि जी आपने लॉग इन किया हुआ है। तो उन्होंने सेशन का टाइम आउट रखा नहीं है। इसी तरह जीमेल ने रखा, गूगल है, गूगल ने भी टाइम आउट नहीं रखा हुआ, जब तक आप लॉग आउट नहीं करें तो वो लॉग आउट आपको नहीं करता, यानी कि इनफाइनाइट टाइम भी आप सेशन का सेट कर सकते हैं। सेशन बेसिकली एक इटसेल्फ एक आईडी होती है जो कि क्लाइंट और सर्वर को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जी ये जो मैंने लॉगिन किया था, मेरा एक सेशन जनरेट हुआ, तो मेरी ये आईडी है। नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो वो आईडी लेके मैं जाता हूँ, बताता हूँ कि जी ये सेशन तुमने मुझे दिया था, ये आईडी है मेरी, यानी कि ये मेरी पहचान है, अब मुझे मेरा डेटा है। तो इस आईडी का मतलब ये है कि मैंने सक्सेसफुली लॉगिन किया था, आसान अल्फाज में। एक्चुअल में थोड़ा सा एक दो स्टेप्स और भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेशन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। आईपी से बाइंड किया जा सकता है लेकिन नॉर्मली बाइंड करते नहीं है, आईपी नहीं होती, एक आईडी, अभी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, सेशन जब भी आप, मेरे पास लेट सपोज अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वैलिडेट किया, वैलिडेट उसको मैंने डीबी से किया था। उसके बाद जब सक्सेसफुल हो गया तमाम चीजें, तो मैं अब जाके सेशन क्रिएट करूंगा, ठीक है। एक फॉर्म था मेरे पास लॉगिन का, उसको मैंने वैलिडेट किया, डेटाबेस में चेक किया, और उसके बाद मैं, हाँ जी मौजूद है, अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं अब उसका सेशन क्रिएट कर दूंगा। सेशन क्रिएट करने के लिए
सेशन क्रिएट करने के लिए जो PHP के अंदर फंक्शन है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, बहुत सिंपल सा ही फंक्शन है। आप जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो आपका सेशन जो है वो जनरेट हो जाएगा। अच्छा, एक और हमारे पास फंक्शन है सेशन सेशन अंडरस्कोर आईडी। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये एक अदर, जब मैंने सेशन स्टार्ट किया तो उसने एक आईडी मुझे असाइन कर दी जो कि ये है। अच्छा, अब मैं जितनी दफ़ा भी पेज रिफ्रेश करूं, मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये आईडी जो है वो सेम रहेगी अनटिल अनलेस कि मैं सेशन को डिस्ट्रॉय ना कर दूं, खत्म ना कर दूं। अच्छा, सेशन आईडी जो है, जो फंक्शन मैंने यूज किया, ये सेशन की आईडी रिटर्न करता है। जो सेशन जनरेट किया हमने उसकी ये आईडी को रिटर्न करता है। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने के लिए सिंपल से ही आप सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन यूज करेंगे और उसके बाद अगर आपको आईडी चाहिए तो आप ये आईडी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सेशन खत्म करने के लिए सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, यहाँ पर अगर मैं दोबारा इस सेशन डिस्ट्रॉय के बाद दोबारा से बिफोर मेरे पास कर देता हूँ। पहले सेशन जब जनरेट किया था मौजूद थी आईडी, जब मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब सेशन आईडी मौजूद नहीं है। अच्छा, एक बात बहुत आसान सी, आई होप कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। जी, इसका अपना एक मैकेनिज्म है, रैंडमली एक स्ट्रिंग जनरेट करता है। ये मेरे ख्याल में कोई 32 कैरेक्टर्स है। अच्छा, अच्छा, सेशन का एक काम तो हमारे पास ये है कि हम लॉगिन के टाइम पे इस सेशन को यूज करते हैं और सेशन जनरेट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से कुछ देर के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाई कि अगर सेशन आईडी एग्जिस्ट करती है, ये सेशन आईडी अगर मौजूद होगी तो ये इफ का चेक ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैं लॉगिन कर दूंगा माय अकाउंट में। अगर ये सेशन आईडी मौजूद नहीं है तो मैं इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ। ये हेडर का फंक्शन हमने पहले यूज किया था, हेडर से मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा इसके लॉगिन डॉट पीएचपी के पेज पे। ठीक है, जो कि ऑलरेडी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है लॉगिन का पेज। ये चलो मैं एक काम करता हूँ,
यहाँ पे भी मैं रीडायरेक्शन लगा देता हूँ, लोकेशन PHP। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको भी भेज दूँ रीडायरेक्शन के ऊपर, माय अकाउंट के ऊपर। तो मैं एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ। एक नया पेज क्रिएट करते हैं। अब मैं दोबारा से इस पे एग्जीक्यूट करता हूँ। इसने मुझे सेशन जनरेट हो गया था, सेशन आईडी मिल गई, इसने मुझे उठा के वापस माय अकाउंट डॉट PHP में भेज दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जरा गौर से देख लीजिए, मैंने हेड किया था सेशन डॉट PHP, हेडर ने मुझे रिडायरेक्ट किया, मेरा URL चेंज हो गया। अब मैं जिस पेज पे हूँ उस पेज का नाम है, अच्छा, अब असूलन क्या होना चाहिए कि मैं सेशन डॉट PHP के पेज से सेशन जनरेट करके, यानी सेशन स्टार्ट किया था, मुझे सेशन आईडी मिल गई, मैं माय अकाउंट के पेज पे आ गया। माय अकाउंट के पेज पे मुझे सेशन जो मैंने जनरेट किया था पिछले पेज पे, वो सेशन क्या मुझे इस पेज के ऊपर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा जी, मैं माय अकाउंट डॉट PHP पे दोबारा आता हूँ। यहाँ पे हम, यहाँ मैं लिखता हूँ इको सेशन आईडी, और यहाँ पे मैं दोबारा से उस सेशन आईडी के फंक्शन को कॉल करता हूँ। सेशन आईडी मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्यों? तो एक नया सेशन बन जाएगा, नया सेशन बन जाएगा, फिर पुराना सेशन नया सेशन गुड मोड हो जाएगा। उस फाइल ने तो यहाँ पे भेजा है। अच्छा एक मिनट, सिनेरियो समझ में आया कि यहाँ पर ये सेशन आईडी मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट एक मरतबा फिर लिख दूं, अच्छा सवाल ये है कि क्या इसने नई आईडी जनरेट की? ये वही सेम सेशन है जो कि पहले मैंने क्रिएट किया था। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो का मतलब जो यूज करना, यानी कि जो समझने वाली, वो ये कि जब जब आप जहां जहां सेशन को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वंस आपने एक दफा लॉगिन करवा दिया, एक सेशन जनरेट कर दिया, अब जितने भी और आगे के पेजेस हैं, माय अकाउंट है, ईमेल है, इनबॉक्स है, जितने भी पेजेस पे जहां पर लॉगिन की जरूरत थी कि लॉगिन होगा तो उन पेजेस को वो व्यू कर सकता है, उन तमाम पेजेस के टॉप पे आपको ये सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये करेगा क्या कि ये चेक करेगा कि मैंने क्या ऑलरेडी इस यूजर के लिए सेशन क्रिएट किया हुआ। अगर सेशन क्रिएट किया हो तो उस सेशन को उस पेज पे लोड कर देगा आसान अल्फाज में, और अगर नहीं होगा तो वो नया सेशन क्रिएट कर देगा। यानी कि अगर एग्जिस्ट करता है तो उस सेशन एग्जिस्टिंग सेशन को ले आएगा, और अगर नहीं करता तो नया क्रिएट कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन एक और सवाल है, अगर कोई शख्स ये माय अकाउंट का पेज डायरेक्ट URL से हिट करता है, जिसका पहले सेशन वो लॉगिन से नहीं आया, यानी लॉगिन पेज पे नहीं गया, वो जहां से मैंने उसको प्रॉपरली सेशन असाइन करना था, उसने उस पेज को स्किप किया, डायरेक्ट वो इस URL को हिट करता है, तो इस पेज पे आ जाएगा या नहीं आएगा?
मेरे पास कोई और ब्राउजर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैं इस पे इस यूआरएल को डायरेक्ट रीड करता हूँ। आ गया ना? आईडी तो नहीं है, लेकिन वो इस पेज पे तो आ गया। अरे सेशन स्टार्ट तो यकीनन करेगा, क्योंकि हमने कोड में लिखा है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। उसको एग्जिस्टिंग सेशन मिला नहीं, उसने नया सेशन बना दिया और उसको इस पेज पे लैंड करवा दिया। वो इस पेज के ऊपर आ जाएगा डायरेक्ट यूआरएल हिट करने से। ये सही है गलत है? गलत है। असूलन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, इसको भी हम अभी देख लेते हैं। अच्छा, एक लॉगिन वाला और ये सेशन यहाँ तक जो हमने की, इसमें कोई सवाल तो पूछ ले। रोकना कैसे है वो अभी मैं बताता हूँ। क्लियर? कोई सवाल नहीं? अच्छा, हाँ हाँ, वो यही चेक करता है कि अगर इसने सेशन ये लॉगिन किया हुआ है तो ठीक है, इसको मैं इसकी वो एग्जैक्ट जहाँ पे जाना चाह रहे हैं वहां भेज दो। अगर नहीं है तो फिर वो उठा के उसको लॉगिन के पेज पे भेज। अगर आप लॉगिन हो तो वो दोबारा आपको लॉगिन के पेज पे नहीं भेजता। यानी कि मैं एक दफा लॉगिन कर चुका हूँ, दोबारा लॉगिन के पेज को हिट करूँ तो वो लॉगिन नहीं करने देता, वो मेरे अकाउंट पे फेंक देता है मुझे। अच्छा खैर। अच्छा, एक तो सेशन का यूज यहाँ पर है लॉगिन रजिस्ट्रेशन के दरमियान। एक और सेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, उसकी हम एक एग्जांपल करते हैं, फिर मैं वापस इस पे आता हूँ कि हमने इसको रोकना कैसे है। ठीक है? अच्छा, अब एक सिनेरियो है छोटा सा, जरा गौर से सुन लीजिए। मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। हाँ, चलिए ई कॉमर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। ई कॉमर्स है, वहां पर मैंने कार्ट में 3-4 प्रोडक्ट्स ऐड की। उसके बाद या कोई सर्विस है कहीं पे भी, उसने कहा कि जी साइन अप फॉर फ्री। लेट सपोज अक्सर वेबसाइट्स पे होता है साइन अप फॉर फ्री, गेट दिस फॉर फ्री, ईटीसी एक्सेट्रा। तो अब हमने उस पर साइन अप करने गए तो उसने एक लंबा चौड़ा फॉर्म दिया मुझे, 8, 10, 15 फील्ड्स का। मैंने उसको भर दिया। फिर वो कहता है कि जी अच्छा, नेक्स्ट एक और फॉर्म दिखाता है, उसमें कोई और इन्फॉर्मेशन लेता है मुझसे। ठीक है जी, हमने वो इन्फॉर्मेशन भी फिल कर दी। तीसरे पेज पे जब हम पहुंचे तो वहां उसने बोला लाओ जी क्रेडिट कार्ड दो, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दो। वहां से हमने उसको क्रॉस किया और भाग गए, डायरी तो पैसे मांगा। ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये है कि वो जो ये थर्ड स्टेप पे पहुंचने से पहले वो जो 2 स्टेप्स उसने फिल किए थे, चाहे उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, बिलिंग की थी या शिपिंग की थी, वॉट जो भी इन्फॉर्मेशन उसने हमसे ली, मेरे पास अब ई कॉमर्स के ऊपर इसको वापस मैप करते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर भी नॉर्मली होता ही है कि आप पहले उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर उसके बाद शिपमेंट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, थर्ड स्टेप पे जाके आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब थर्ड स्टेप पे अगर कोई यूजर आपका एग्जिट कर जाता है, तो पहले स्टेप जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने ली थी और सेकंड स्टेप जो कि हमने उसकी शिपिंग की इन्फॉर्मेशन ली थी, ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की है? क्योंकि मैं उसमें ऑर्डर पूरा नहीं किया। ऑर्डर पूरा नहीं किया तो ये 2 स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की? मैं क्या करूंगा? और एक ओवरहेड है मेरे डेटाबेस के अंदर, मतलब एक बर्डन है ना, मैंने पहले स्टेप की इन्फॉर्मेशन उठा के डेटाबेस में डाल दी, दूसरे स्टेप की डाल दी, थर्ड स्टेप पे उसने पेमेंट दी नहीं, तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन गार्बेज है। ऐसे ही अनटिल अनलेस कि मैं उस इन्फॉर्मेशन से कुछ और ना करना चाहूं, तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन एक तरह से गार्बेज है। अच्छा, अब वो नॉर्मली अगर स्टेप वाइज देखा जाए तो आपने जिसने पहले स्टेप की इन्फॉर्मेशन दी, आपने उस पूरे फॉर्म को वैलिडेट किया, सब चीजें की, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को उठा के आपने डीबी में रख दिया। सेम आपने सेकंड स्टेप पे किया, थर्ड स्टेप पे वो चला गया। तो जो डीबी में हमने जो स्टोर की थी अब हमारे काम की नहीं, तो इससे किसी तरह से बचना, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन मैं डेटाबेस में ना रखूं।
पहले क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं, भाई पहले पैसे दोगे तो आगे बढ़ने देंगे वरना नहीं। वो कस्टमर बोलेगा बहुत ही लालची, पहले ही पैसे मांग लिए इसने। सेशन में हम यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं सेशन को, हम करते ये हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल कर लेता हूँ इसकी। मैं यहाँ पे बल्कि एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। फॉर्म के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स दिए जाते हैं? उजैर पीछे बैठे, लास्ट क्लास में थे आज, 2 हफ्ते बाद आया। फॉर्म में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स देते हैं? जरा इधर आऊँ, नजर नहीं आ रहा कुछ। अरे सर आप आए, छुप के बैठे हैं। आप ही बताएं, फॉर्म्स में हमने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए थे, लास्ट क्लास में थे आप, मुझे नहीं आप ही जी जी आप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मेथड देते हैं। मेथड कौन कौन से होते हैं सर मेरे पास? गेट और पोस्ट, फिलहाल मैं यहाँ पोस्ट ले लेता हूँ। और एक्शन देते हैं। और अच्छा, एक्शन में क्या देते हैं? टारगेटेड पोस्ट, जहाँ पे हमने जाना है। तो मैं इसको कहता हूँ ये मेरा स्टेप 2.php होगा। ठीक है, और कुछ देते हैं? बस इतना काफी, काम की चीजें दे देते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम, ये चलिए फुल नेम ले लेते हैं, आसान कर लेते हैं। फुल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम ले लेता हूँ यहाँ पे फुल नेम, और दैट्स इट। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ ये है मेरा स्टेप नंबर 1.php। ठीक है, ये स्टेप 1 है। यहाँ पे मैंने इससे फुल नेम ले लिया, इससे ईमेल ले लेते हैं, टाइप ईमेल ले लेते हैं। उसके बाद इससे फोन नंबर मांग लेते हैं। सबमिट, सबमिट बटन, वैल्यू, नेक्स्ट। ठीक है जी, 3 फील्ड से मैंने ये फॉर्म बना लिया, सिंपल। और इसका एक्शन मैंने दिया है स्टेप 2.php। अब इस पेज को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये मेरे पास पेज आ गया जिसमें मैं फील्ड्स, मैं फौरन जल्दी से एक और पेज बना लेता हूँ। ये मेरा स्टेप 2 है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं एक और फॉर्म बना लेता हूँ। तो यहाँ एक हेडिंग ले लेते हैं हम, ताकि पता लग जाए, शिपिंग डिटेल्स जी। ये है स्टेप 2.php। स्टेप 1 पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ पर्सनल इन्फो। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, आप में से बूट स्ट्रैप कितने लोग जानते हैं? अच्छा, 1 2 3 4 5। अच्छा, ठीक है।
जानने के साथ साथ उसको यूज करना भी आता है। जी नहीं था इक्वल। अच्छा जी, ये सेकंड स्टेप पे थे हम। यहाँ पे शिपिंग डिटेल ले लेते हैं, यहाँ पे से ले लेते हैं एड्रेस, इनपुट टाइप, यहाँ पर ले लेते हैं उससे सिटी, और यहाँ ले लेते हैं स्टेट, एक और फील्ड ले लेते हैं एड्रेस, सिटी। सिटी हो गया हमारे पास, स्टेट हो गया और कंट्री हो गया। अच्छा जी, ऑल्दो के सिटी स्टेट के लिए हमें ड्रॉप डाउन दिखाना चाहिए। फिलहाल मैं टेक्स्ट फील्ड के साथ जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसका एक्शन मैं ले लेता हूँ स्टेप 3, जहाँ पे अब हम जंप करके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, अभी मैंने यहाँ PHP का कोई कोड नहीं लिखा, सिर्फ मैंने HTML लिखी है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, स्पेस को मैंने एक दफ़ा रिफ्रेश किया, पर्सनल इंफॉर्मेशन फुल नेम दे देते हैं कुछ भी, अब्दुल्ला, ईमेल abc@hotmail चलेंगे, पुणे 1 2 3 4 5 6, शिपिंग आ गई, 1 2 3, सिटी कराची, अभी थर्ड स्टेप मौजूद नहीं है, स्टेप 3 भी मैं बना लेता हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप 3.php। अच्छा जी, अब वापस आ जाए। ये तो HTML अभी तक हमने कर लिया। अब जब ये पहला स्टेप, यानी जो पहला फॉर्म है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, ये स्टेप 2 पे सबमिट होगा, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिल की है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो टारगेट हमने अचीव करना है, हमने कहा कि जी हम इसको डेटाबेस में नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे कहाँ पर, सेशन के अंदर। अच्छा, अब सेशन में रखने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे कोड करते हैं। होगा क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट स्टेप पे मिलेगी, वो मिलेगी स्टेप 2 के ऊपर। जो इंफॉर्मेशन फिल की है वो किस वेरिएबल में मिलेगी, तिरमिजी साहब? सेकंड स्टेप पे जब फॉर्म सबमिट होगा तो इंफॉर्मेशन किस में मिलेगी, $_ पोस्ट में, पोस्ट के वेरिएबल में मिलेगी। फॉर्म पोस्ट हुआ है, अभी मैंने सेशन जनरेट ही नहीं किया। रिक्वेस्ट में भी आ सकती है, लेकिन रिक्वेस्ट हम यूज करते नहीं, ग्लोबली उसमें बहुत सारे नुकसान आते हैं। मैंने लास्ट क्लास में सिर्फ गेट और पोस्ट बताया था, रिक्वेस्ट बताया नहीं था, ठीक है? तो रिक्वेस्ट ना बताने की कोई वजह थी सर, वो बता दूंगा क्यों नहीं यूज किया था। अच्छा जी, जो इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट की वो तमाम की तमाम आपको मिलेगी इस पोस्ट के वेरिएबल में। इस पोस्ट के वेरिएबल में से निकाल कर आपने उसको रखना है सेशन के अंदर। अच्छा, सेशन में रखने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हम यहाँ पर सेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, सेशन स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट काम हमने करना है कि जी पोस्ट के वेरिएबल्स को सेशन में रखना है। इसके लिए एक तरीकाकार ये है कि हमारे पास सेशन स्टार्ट करने के बाद एक और ग्लोबल, सुपर ग्लोबल एक एरे मिलता है हमें, जिसका नाम है $_session। इस सेशन के अंदर हम उसी तरह से एक एसोसिएटिव एरे के तहत, मैं यहाँ पर रखता हूँ फुल नेम, और मुझे वैल्यू मिली थी पोस्ट में से, वहां पर भी मैंने शायद फुल नेम ही रखा था।
इसको मैंने रख दिया इस सेशन के वेरिएबल में। सिमिलरली नेक्स्ट मेरे पास ईमेल था, मैं यहाँ पर सेम की रख लेता हूँ। इस सेशन के अंदर आप या तो इंडेक्स बनाना चाहें, इंडेक्सेस बना लें, की के अगेंस्ट वैल्यू रखना चाहें तो की के अगेंस्ट आप वैल्यू रख लें। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास अच्छा जी, अब आप सेकंड स्टेप पे हैं, आपने वो पहले स्टेप की सारी इंफॉर्मेशन उठाकर सेशन में रख ली। अब आप सेकंड स्टेप के ऊपर ये सारे फॉर्म फिल करते हैं और इसको जब सबमिट करेंगे तो ये जाएगा स्टेप नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, स्टेप 3 पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें स्टेप 2 की वैल्यूज पोस्ट में मिलेंगी और जो स्टेप 1 की वैल्यूज थी वो सेशन में जो हमने रखी थी वो यहाँ पर सेशन में मिलेंगी अगेन इस ग्लोबल एरे के अंदर $सेशन में। ठीक है जी, तो अब मैं चलता हूँ वापस इस स्टेप 2 के ऊपर। यहाँ पर मैं तो मुझे मिल गया एड्रेस, मिल गया सिटी, मिल गई स्टेट, मिल गई कंट्री, मिल गई बटन मिल गया, लेकिन सेशन वैल्यूज नहीं मिली। उसके लिए आपको जहाँ पर थर्ड स्टेप पे आप आए हैं यहाँ पर भी आपको अगेन सेशन स्टार्ट कॉल कर दें एक दफा। तो फर्स्ट स्टेप की वैल्यूज आपको सेशन वेरिएबल में यहाँ पर मिलेगी। अब जब यहाँ पर वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दे तो अब आपके पास तमाम वेरिएबल सेशन में मौजूद हैं, यानी थर्ड स्टेप के सेकंड स्टेप के जितने से हर एक को उठा उठा के आप सेशन में रख दें। जब वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली डाल दे तो आप इस सेशन में से वेरिएबल में से वैल्यूज निकालें और फाइनली उसको डीबी में स्टोर कर दें। उससे पहले स्टोर करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया वो परेशानी? सेकंड स्टेप की इंफॉर्मेशन आप दोबारा सेशन में डाल देते, जिस तरह पोस्ट की डाली मैंने। एक स्टेप मैंने वो सिर्फ बताने के लिए कि इस तरह होता है। सेकंड आपके 6 स्टेप हैं, आप 6 के 6 स्टेप्स की इंफॉर्मेशन सेशन में डाल देते हैं। फाइनली जब वो कंप्लीट कर दे तो उसको निकाल कर आप डीबी में रख लें। ठीक है, तो ये तरीकाकार इन सिनेरियोज में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सेशन का जो वेरिएबल है जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया, ये काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कामों में। क्लियर हो गया? अच्छा, अब वापस आते हैं हम उस सिनेरियो के ऊपर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई डायरेक्ट यूआरएल हिट करके आ जाता है तो हम उसको लॉगिन के पेज पे फेंक देंगे। ऑल्दो कि यहाँ सेशन मौजूद होगा लेकिन हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब बताएंगे अब क्या करें, अब रोकना है इसको जी। सेशन मैं माय अकाउंट पे आया। हाँ जी, क्या लिखूं यहाँ पे? सेशन स्टार्ट किया मैंने, अब क्या लिखूं? इफ कौन सा सेशन? डॉलर सेशन। चलिए डॉलर अंडरस्कोर सेशन।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक चेक लगा देता हूँ, इज लॉगिन इक्वल्स 1, इज नॉट इक्वल्स टू 1, हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी। ठीक है, मैंने कि यहाँ पे एक चेक लगा दिया, सेशन तो ठीक है स्टार्ट किया मैंने, लेकिन साथ में मैंने यहाँ चेक लगा दिया कि जी सेशन वेरिएबल के अंदर अगर इस लॉगिन की फील्ड 1 नहीं है तो इसको रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन डॉट पीएचपी पे। अच्छा, इस वेरिएबल की वैल्यू मैं 1 तब सेट करूंगा जब ये प्रॉपर चैनल से लॉगिन करके आएगा, यानी कि मैं जब ये लॉगिन करेगा तो सेशन को स्टार्ट करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं इस डॉलर को सेशन के वेरिएबल में एक फ्लैग रख दूंगा कि जी ये लॉगिन हो गया, इस लॉगिन इक्वल्स 1। तो जहां जहां पेजेस होंगे वहां पे मैं ये चेक कर लूंगा कि अगर इसका लॉगिन 1 नहीं है तो मैं इसको भेज दूंगा कहां पर, लॉगिन करके जी पहले लॉगिन करो फिर आना यहाँ पे, सेशन आईडी तो मिल जाएगी। अब मैं अगर इसको डायरेक्टली यहाँ से हिट करता हूँ तो ये मुझे लॉगिन के पेज पे फेंक देगा, क्यों? क्योंकि आपके इसको ये वो फ्लैग नहीं मिला, सेशन तो मिल गया लेकिन वो फ्लैग मौजूद नहीं है। वो फ्लैग हम इसको दे देते हैं सेशन स्टार्ट करने के बाद, अगर यहाँ पर सेशन इज लॉगिन इक्वल्स 1, ठीक है, तो अब कोई बंदा इस पेज से आएगा, जी चले वो कहीं भी करते हैं। अब ये माई अकाउंट पे आ गया, अब ये इस पेज, वहां पर वो आईडी मौजूद थी, वहां पर मैंने आईडी असाइन कर दी थी इसलिए वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर वो आईडी नहीं मिलेगी तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम रिस्ट्रिक्शन इस तरह से लगाते हैं कि जब आप लॉगिन करवाएंगे तो साथ जहां आप सेशन जनरेट करेंगे वहीं पर आप इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर कोई एक आध फ्लैग, नॉर्मली लोग करते हैं कि एक फ्लैग भी रख देते हैं इस लॉगिन का जिस तरह मैंने रखा, साथ में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी रख देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी आईडी भी रख देते हैं कि जी इस यूजर की आईडी क्या है, वो आईडी भी उसके सेशन के अंदर रख देते हैं। जो इंफॉर्मेशन भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। क्लियर हो गया जी? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? जी हाँ, मैं यही सवाल पूछने लगा था। मैं इस यूआरएल पे आ गया, ठीक है, मैं अब यहां से किसी और यूआरएल पे जाता हूं तो सर्वर को पता किस तरह लगेगा कि इसकी सेशन आईडी क्या है? अच्छा, सेशन बनता है सर्वर के ऊपर, तो सेशन आईडी जनरेट हुई, ये बनती है सर्वर के ऊपर। सर्वर को किस तरह से पता लगेगा कि ये बंदा वही है जिसकी ये सेशन आईडी है, या क्लाइंट किस तरह से बताता है कि जी मेरी सेशन आईडी ये है, लिहाजा मैंने लॉगिन किया था, तुमने ही बोला था और मुझे मेरा डेटा दे दो। कोई और बता दे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टूल है यहाँ पे फायरबग के नाम से, इसमें सोर्सेस, रिसोर्स,
रिसोर्स होता है, टैब कौन सा टैब होता है? रिसोर्स ही होता है ना। अच्छा चलो अभी मैं बता देता हूँ आपको, पता नहीं यहाँ मिल नहीं रहा मुझे, बंद कर देते हैं इसको। बेसिकली मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, वो मुझे उसमें फायरबग में मिला नहीं। ये जो आईडी है हमारे पास, ये आईडी जब सेशन जनरेट होता है तो ये आईडी सर्वर के ऊपर तो मौजूद होती ही होती है, क्लाइंट साइड के ऊपर ये इसको स्टोर कर देता है कुकीज के अंदर। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसके पास रिक्वेस्ट लेके जाते हैं तो ये क्लाइंट की कुकीज रीड करता है कि वहां पर ये आईडीज मैच करती हैं, साथ साथ वो हमने जो चेक्स लगाए हैं कि ये लॉगिन किया हुआ है, इसकी आईडी ये है, तो हम उसको डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। अगर ये सेशन आईडी में ये सेशन डिलीट कर दूं, आईडी कुकीज में डिलीट, अक्सर नॉर्मली अगर आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करें और जाके कुकीज डिलीट कर दें तो वो आपसे दोबारा लॉगिन करने का कहता है। वो इस वजह से कहता है कि उसको ये सेशन आईडी मिलती नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई ये बंदा मेरे पास लॉगिन नहीं है, लिहाजा दोबारा लॉगिन करो और उसकी सेशन जनरेट करो। तो ये आईडीज जो है वो हमारे पास कुकीज में स्टोर होती है, सेशन आईडी बाय डिफॉल्ट जो इसका नाम होता है, जो पीएचपी के अंदर जब ये कुकीज में स्टोर करता है, कुकीज में कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक नाम और दूसरी उसकी वैल्यू। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो पीएचपी सेशन का शॉर्ट फॉर्म यूज करता है, वो SESSID इस नाम से आपकी कुकीज जनरेट करता है। जब आप सेशन स्टार्ट कॉल करते हैं और आगे उसकी जो भी वैल्यू होती है वो सेव कर देता है आपके ब्राउजर की कुकीज में। ठीक है, अच्छा अब हम कुकीज की तरफ चलते, यहाँ तक कोई सवाल? अब कुकीज में मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कहाँ है वैल्यू, कोई सवाल यहाँ पर? अच्छा चलिए एक और छोटा सा सवाल है, जब हम सेशन जनरेट करते हैं किसी का भी, किसी भी यूजर का, सेशन बाइंड होता है डोमेन के साथ। यानी कि लेट सपोज मेरे पास डोमेन है abc.com, एक ये डोमेन है और एक है मेरे पास xyz.abc.com। ये दो डिफरेंट डोमेन नेम्स हैं, इसका सेशन अलग होगा, इसका सेशन अलग होगा या नहीं होगा? डोमेन तो सेम है दोनों की, वो तो सब डोमेन है। क्या होगा? सेशन सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? दोनों डोमेन्स का अलग अलग होना चाहिए और होता भी है। फॉर सपोज, फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरी जो डोमेन एक्चुअल डोमेन है वो abc.com है और दूसरी है सब डोमेन xyz.abc.com। मैं कहता हूँ जो बंदा मेरे पास abc में लॉगिन करे या xyz.abc में लॉगिन करे वो दोनों जगह पे जा सके। हो सकता है तीसरी एक और हो, टेस्ट समथिंग abc.com। तो इन तीनों डोमेन्स में से कोई भी बंदा कहीं पे भी लॉगिन करे वो तमाम तीनों प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सके। लाइक गूगल, गूगल में आप जीमेल में लॉगिन करते हैं तो वो उसके बाद आपको गूगल ड्राइव पे भी भेज देता है, गूगल डॉक्स भी खोल लेते हैं आप, गूगल कैलेंडर भी खोल लेते हैं, ड्राइव पे भी चले आते हैं और गूगल प्लस पे भी चले आते हैं। जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी एंटिटीज हैं उन तमाम को आप सिंगल लॉगिन से हैंडल कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद भी सब डोमेन है drive.google.com है, ठीक है, इसी तरह और maps.google.com है, यूट्यूब है, यूट्यूब तो एंटायरली डिफरेंट डोमेन है, यूट्यूब पे भी सेम जी गूगल वाला लॉगिन चलता है, वहां पे भी
दो, मतलब ये तो चले सब डोमेन है, थोड़ी देर पहले तक तो हम इस पे तैनात कर रहे थे, अब तो वो डोमेन ही अलग हो गई और सेम सेशन यूज करता है। ये चीज कैसे अचीव होती है? लेकिन अच्छा, यहाँ पर मैं एक एडिशन ये भी कर दूं कि सेशन जब हमने स्टार्ट किया था ये रिस्ट्रिक्ट रहता है, बाइंड रहता है सिंगल डोमेन से, और वहां पर चार चार डोमेन एक साथ चल गई, सेशन एक ही। ये किस तरह करता हूँ, कोई लॉजिक किस? कुकीज से हो ही नहीं सकता। कुकीज कुकीज भी बाइंड होती है डोमेन रिलेटेड, डोमेन से रिस्ट्रिक्टेड होती है। मैं एक दफा फिर आई खोलता हूँ, शायद उसमें मुझे वो चीज नजर आ जाए, तो मैं देखना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ बताए, मैं सुन रहा हूँ। जी, कुकीज ब्राउजर में स्टोर होती है। जी, आईपी के थ्रू? आईपी के थ्रू क्या करता होगा? आईपी के थ्रू भी नहीं करता। अच्छा चलें, खैर इस पर हम थोड़ी देर में इस सवाल पे दोबारा आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, फिर वापस इस क्वेश्चन पे थोड़ी देर में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत आसान से एक लाइन है सिर्फ, कुकीज का। कुकीज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या होती है? टेम्परेरी स्टोरेज, जो कि हम टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्राउजर एंड पे, यानी क्लाइंट साइड पे, जिसकी मेमोरी भी बहुत थोड़ी सी होती है और इसकी टाइम रिस्ट्रिक्शन, और ये ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर पे होती है लिहाजा इसमें हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डालते जो कि हैक हो सके, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मिसयूज की जाए इन फ्यूचर। यूजर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन उसी के ब्राउजर पे स्टोर कर देते हैं, और अगर अनटिल अनलेस जब तक वो उस कुकीज को डिलीट ना करे तो वो रखी रहती है। कुकीज टाइम बेस्ड भी होती है, आप उसको 1 घंटे के लिए भी सेट कर सकते हैं और उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए भी सेट कर सकते हैं, कि जब तक कोई यूजर उसको खुद से डिलीट ना करे। ठीक है, टाइम बेस्ड भी होती है, यानी कि मैं चाहूँ कि 1 घंटे के लिए कुकी सेट हो जाए, 1 घंटे की हो जाएगी, आप कहेंगे कि अनलिमिटेड टाइम के लिए मुझे सेट करनी है, तो अनलिमिटेड टाइम के लिए भी आप कुकीज को सेट कर सकते हैं। कुकीज अगेन सेट करने के लिए आपको दो पैरामीटर्स मेनली रिक्वायर्ड होते हैं, एक नाम और दूसरी उसकी वैल्यू। पीएचपी के अंदर कुकीज को सेट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है सेट कुकी, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि नेम अच्छा जी, ये इसके दो पैरामीटर्स हम यहाँ सेट कर देंगे, एक पहला नेम और दूसरा उसकी वैल्यू।
अच्छा, कुकीज में से वैल्यूज को रीड करने के लिए, फेच करने के लिए हमारे पास अगेन एक और वेरिएबल है, लाइक जिस तरह सेशन में था $_सेशन, यहाँ पर हमारे पास एक और ग्लोबल एरे है $_कुकी। अब मैं आ गई, फिलहाल मैं इस पूरे एरे को, चलिए पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इको $_कुकी। पहले मैं इस कुकी नेम को प्रिंट करवाता हूँ। पहले मैंने कुकी स्टोर की यहाँ पर इस स्टेप पे, ठीक है। उसके बाद मैं इस जो कुकी मैंने स्टोर की है इसी को मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ कुकीज में से उठा के, और उसके बाद मैं कंप्लीट कुकी में क्या क्या स्टोर है ताकि वो हमारी वो सेशन आईडी भी आ जाए, इसलिए कर रहा हूँ। तो वो सारी कुकी डंप करवाया था कि कुकीज में मेरे पास क्या क्या डंप हुआ हुआ है, स्टोर हुआ हुआ है। तो यहाँ सेकंड लाइन पे यानी नेक्स्ट लाइन पे तमाम कुकीज की वैल्यूज को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, कुकी स्टोर करने का तरीकाकार ये है, कुकी नेम सेट कुकी का फंक्शन है, कुकी नेम एंड देन कुकी वैल्यू, ठीक हो गया जी। आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, मुश्किल सवाल है। क्यों कुकी नेम क्यों आएगा, कुकी के नेम के अगेंस्ट वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू क्या है, कुकी नेम आएगा या वैल्यू आएगी इसकी, वैल्यू तो कुकी नेम है, लेकिन ये तो की है ना उसकी, की के अगेंस्ट वैल्यू आ जाएगी नहीं। तो की क्या है यहाँ पर, जो मैंने कुकी नेम स्टोर की है और उसके अगेंस्ट मैंने वैल्यू रखी है email@hotmail.com। मुश्किल है क्या इसमें, तो चलो मैं इसको और आसान कर देता हूँ, मैं ये नहीं लिखता। अब क्या आएगा आउटपुट, ये तो एक की है ना, की के अगेंस्ट वैल्यू आएगी, ईमेल एड्रेस आ जाना चाहिए। ये कसरत मुझे एरर दे रहा है ऑनलाइन 7 के ऊपर, ये कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स कुकी नेम ऑनलाइन दिस, और उसके बाद जहां पर मैंने वो पूरा कुकी का जो एरे डंप किया था वहां पर मुझे उसने ये PHP सेशन आईडी दिखा दी जो कि मेरे पास कुकीज में स्टोर थी। लाइन नंबर 7 पे है मेरे पास ये कुकी, ये इसने रिटर्न, क्या कुकी स्टोर नहीं हुई, सेव नहीं हुई, ये वैल्यू क्यों नहीं आई, कोड में कोई मसला नहीं है, मैंने तो लॉगिन कराया नहीं यहाँ पे, मैंने तो डायरेक्ट कुकी वैल्यू सेव की है, सेव करने के फौरन बाद उसको उठाया। भाई मैं एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करूँ, नेक्स्ट लाइन पे उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर मैं फेच करूँ तो वैल्यू मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना, यहाँ पे क्यों नहीं मिली, सेशन का कुकी से कोई ताल्लुक ही नहीं, कुकी एक अलग सेपरेट एंटिटी है, सेशन एक अलग दुकान है। नहीं,
कोड में कोई इशू नहीं है, कोड बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्चुअल वाइज इसमें एक मसला है, मतलब एक लॉजिकल मसला है जिस वजह से वैल्यू नहीं है। सो व्हाट, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कुकी की वैल्यूज को रीड करने के लिए ये वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है, $_cookie। जी नहीं, थोड़ा सा वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें। यहाँ पर मसला नहीं है, वो मैजिक दिखाने वाला कहता है ना कि जब वो मैजिक दिखा रहा होता है तो वो मैजिक कहीं और चल रहा होता है, तो इसका मैजिक भी कहीं और चल रहा है, तो यहाँ नहीं है। इस कोड से बाहर निकले, मसला कोड में नहीं है, कोड से बाहर है शायद सर्वर। जी हाँ हाँ बिल्कुल सही है, आगे चलें। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अब जरा इसको गौर से समझ लें, सारी कंसंट्रेशन, सारी तवज्जो अपनी इस तरफ रखी। लेकिन फर्स्ट टाइम जब पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट कहाँ होगा? सर्वर पे। कुकी कहाँ बनती है? ब्राउजर पे, क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट एंड पे। आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ये सर्वर एंड के ऊपर। पहली लाइन उसने एग्जीक्यूट की, कुकी नेम, उसका एक वैल्यू रख दी, बहुत अच्छा हुआ। नेक्स्ट उसने एक और वेरिएबल लिया, उसमें एक वैल्यू रख दी, ठीक है जी, यहाँ भी ठीक है। नेक्स्ट उसने यहाँ पर सेट कुकी का फंक्शन कॉल किया। इसका काम क्या है कि क्लाइंट के ब्राउजर पे जाकर एक वैल्यू सेट कर देना, ऐसे ही। अब एक इसका नाम है और एक इसकी वैल्यू है, ये काम इसने कहाँ करना है? क्लाइंट साइड पे, यानी कि क्लाइंट के ब्राउजर के ऊपर। और ये कोड कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है? सर्वर के ऊपर, ठीक है, ये सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन हमने इसके इमीडिएटली बाद हमने लिखा कि जी कुकी के अंदर इस नाम की एक वैल्यू होगी, वो मुझे चाहिए। अच्छा, इससे इमीडिएटली एक लाइन पहले हमने ये वैल्यू अभी सेट की है, कोड सर्वर पर है, कुकी होनी चाहिए कहां पर? ब्राउजर पे। ये वैल्यू $_कुकी, ये क्या? क्लाइंट साइड पे। और इसने जाके कुकीज रीड की क्लाइंट की, वहां पर इसको ये कुकी नहीं मिली, क्योंकि अभी तो ये कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। जब नहीं मिली तो उसने कहा कि अनडिफाइंड इंडेक्स में जानते नहीं है क्या है। नेक्स्ट जो कुकीज हमने पूरी की पूरी डंप कर दी कि जो वैल्यूज हैं, जो कुछ है कुकीज में वो सब दिखा दो। उसने दिखा दिया कि जी मेरे पास अभी सिर्फ पीएचपी सेशन आईडी है। अच्छा, जब ये कोड कंप्लीट हो गया, यहां से हम बाहर निकले, तो अब ये जो रिक्वेस्ट सर्वर ने अपने पास जो कंप्लीट की थी, इसने जो एक्नॉलेजमेंट दी कहां पर? क्लाइंट साइड पे। तो उसने जो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, हेडर इंफॉर्मेशन आती है, ये जो एक्नॉलेजमेंट डाटा जो आगे पीछे मूव होता है उसमें हेडर्स होते हैं। उस हेडर में एक वैल्यू आई कि जी मैंने क्लाइंट के ब्राउजर में एक वैल्यू सेट करनी है जिसका नाम होगा कुकी नेम और उसकी वैल्यू होगी email@hotmail.com। ये इस कोड को प्रोसेस करने के बाद क्लाइंट साइड पे हेडर इंफॉर्मेशन के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी, जहां पर वो क्लाइंट के ब्राउजर पे कुकी सेट करेगा। उससे पहले वो कुकी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी क्लाइंट साइड पे, इसलिए उसको मिला था। हमने क्या किया, वैल्यू सेट की, उसके इमीडिएटली बाद उसको कॉल कर लिया। कुकीज के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जैसे ही कोई वैल्यू सेट करें, इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पे उसको कॉल करेंगे तो वो कभी भी वैल्यू नहीं मिलती। मैं दोबारा इस ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, ये वैल्यू मिल गई। टाइम नहीं चाहिए, एक रिक्वेस्ट के बाद दूसरी रिक्वेस्ट के दरमियान मैंने एक और रिक्वेस्ट करूंगा, यानी सेकंड रिक्वेस्ट पे मुझे वो कुकी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मैंने सेट कुकी के फंक्शन से कॉल की थी। टाइम नहीं चाहिए, एक रिफ्रेश और चाहिए। तो नॉर्मली हम करते ही हैं कि अगर कभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि हम कुकी के अंदर कोई वैल्यू सेट करो और इमीडिएटली उसके बाद हमें उस वैल्यू की जरूरत हो, तो हम इन बिटवीन एक रीडायरेक्शन लगाते हैं
जानबूझ के हेडर लगाते हैं ताकि वो पेज एक दफा रीडायरेक्ट हो, यानी एक रिक्वेस्ट और प्रोसेस हो ताकि वो कुकी की वैल्यू हमें मिल जाए। क्लियर? तो इस वजह से कुकी फर्स्ट टाइम नहीं मिलती, सेकेंड टाइम में आपके सामने। क्लियर? दैट्स इट, ये कुकीज है। अच्छा, कुकीज में हम वैल्यूज कौन कौन सी रखते हैं, जरा इसके ऊपर की हम जल्दी जल्दी से बात कर लें। कुकी में नॉर्मली हम रखते क्या है? आप रिमेंबर मी पे चेक लगाए थे तो वो आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड उठा के आपको कुकीज में रख देता है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मली रिमेंबर मी के चेक के ऊपर ही हम कुकीज को मोस्टली यूज करते हैं, या फिर नॉर्मली अगर आप देखें किसी वेबसाइट के ऊपर अगर मल्टीपल थीम्स होती है, जैसे याहू के ऊपर या जीमेल पे थीम्स हैं, तो वो थीम की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके क्लाइंट के ब्राउजर पर रख देते हैं कि जी इसने ये वाली थीम सिलेक्ट की हुई है, तो वो थीम के जी कौन सी थीम इसने यूज की है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नॉर्मली ब्राउजर एंड पे ही रखते हैं। ना भी रखें तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन नॉर्मली रिमेंबर मी के चेक पे आप ईमेल और पासवर्ड उठा के एटलीस्ट कुकीज में रख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड सवाल ये है कि ईमेल तो चलो हम प्लेन टेक्स्ट में रख देंगे, क्या पासवर्ड भी उसका प्लेन टेक्स्ट में रखा जाएगा कुकीज में? आंसर है नहीं। तो उसको डेफिनेटली जब भी हम यूजर नेम और पासवर्ड क्लाइंट साइड के ब्राउजर में कुकीज में रखते हैं तो हम वहां पर उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं, पासवर्ड को ईमेल को प्लेन टेक्स्ट में रख देते हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक और थर्ड सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम यूजर के पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके कुकीज में रखते हैं तो इनक्रिप्शन कौन सी लगाएं ताकि हम वापस उसको डिक्रिप्ट भी कर सकें, क्योंकि जब हम यहाँ पर ब्राउजर के एंड पे देखते हैं टेक्स्ट फील्ड में तो आपका पासवर्ड होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता, रखा जब था तब तो इनक्रिप्टेड रखा था, लेकिन वापस जब उसको मतलब डिक्रिप्ट करके इस टेक्स्ट फील्ड में सेट किया तो हमने उसको डिक्रिप्ट किया। MD5 इनक्रिप्ट सॉरी डिक्रिप्ट होता नहीं है, MD5 की हमने पहले बात की है ना, तो MD5 डिक्रिप्ट तो होता नहीं है, तो अगर MD5 में करके रख देंगे तो हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो हम कुकीज में ईमेल और पासवर्ड को किस टेक्निक से या किस एल्गोरिथम के तहत या क्या ऐसा मैकेनिज्म लगाते हैं कि वो इनक्रिप्ट भी हो, सिक्योर भी हो, और वापस हम कोई और नहीं, हम उसको वापस डिक्रिप्ट भी कर सकें। गूगल कीजिएगा, इसका आपको एक आंसर मिल जाएगा, थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन कि जी हम किस तरह से रखते हैं, और उसका एक सैंपल कोड आपको 36,000 मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आ जाए, वो एक पर्चे पे उतार के ले आइएगा। बिल्कुल हो सकती है, पहले जमाने में होती नहीं, बचपन में। हाँ, जब नया नया वो आया था याहू हॉटमेल, तो होती थी। वो नहीं होता था कोई ऐसी कोई अनऑथराइज या कोई ऐसी ईमेल किसी और की ईमेल खोल ली तो पता चला वो पासवर्ड हैक हो गया, होता था ना पहले जमाने में, जब मोडेम का जमाना था, तो वो किसी और की ईमेल खोल ली गलती से, या कोई ऐसी ईमेल खोली जो अननोन थी, तो वो पता चला पासवर्ड हैक हो गया, तो क्या होता था? कुकीज हैक होती थी। उस जमाने में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट साइड नहीं थी, या टेक्नोलॉजी या लोगों में थोड़ी सी मतलब डेवलपमेंट इमेच्योर थी ना उस वक्त, इंटरनेट की ट्रिपल डब्ल्यू, तो वो प्लेन टेक्स्ट में रखी होती थी चीजें, तो वो कुकीज रीड करना बहुत आसान था। जावास्क्रिप्ट से भी कुकी आप रीड कर सकते हैं। 100% देखें, कोई चीज सिक्योर नहीं होती दुनिया के अंदर। इवन जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो कोई भी ये नहीं कहता कि हम 100% सिक्योर है। गूगल ने कहता कि जी हमारी एप्लीकेशन 100% सिक्योर है। इनफैक्ट पेंटागन ने कहता कि हमारा सिस्टम 100% सिक्योर है। सर वो तो एक अलग चीज है। इंटरनेट के ऊपर जो चीज है, तो देखिए जब आप उसका एक ताला क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी यकीनन चाबी तो मौजूद है ना। हर ताले की एक चाबी, आप ताला आप चाहे इतना बनाएं या इतना बड़ा बना दें, चाबी तो यकीनन होगी उसकी। और इंजीनियर को पता है ताले में क्या क्या होता है। तो 100% तो कोई भी चीज सिक्योर नहीं है, कुछ भी सिक्योर नहीं है। हाँ ये कि डेवलपर ऐसे भड़ ना छोड़े, इन शॉर्ट, कि जो बिल्कुल एक बच्चा आम जो हैकर है वो भी हैक कर ले। मतलब आसान आसान, मतलब अपने एक एप्लीकेशन लेवल पे जो जो लूप होल्स हैं उनको कम से कम बंद करना और उनको ट्वीक करना, खत्म करना, ये तो डेवलपर की जिम्मेदारी है। बाकी अल्लाह मालिक है, जब जिसने हैक होना होगा वो हैक होके ही रहेगा, छोड़ दे उसको। हाँ नहीं, ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा जी, कोई सवाल नहीं है। टाइम क्या हो रहा है इस वक्त? नहीं सर, छुट्टी का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी पिछली काफ़ी सारी क्लासेस मिस हुई और आगे बकरा ईद भी आ रही है। हाँ दूर है, लेकिन कोर्स अभी हमारा काफ़ी बाकी है, तो आज मेरा इरादा है थोड़ी सी लंबी क्लास लेने का। तो एक काम करते हैं, अभी हो रहे हैं 2:51 बाद। सर बस अभी आपको देख के इरादा बन गया मेरा। 10 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर हम उसके बाद थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा सा एक आधा घंटा हम और लेंगे, आधा पौना घंटा। तो 10 मिनट का एक ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। नहीं, 3:45 बजे है। मुझे नहीं बताया किसी ने। अच्छा एक शमशाद में है ब्लॉग में। लैब का एंड में सोचेंगे। अभी हमारे पास टॉपिक्स कितने बाकी हैं ये पूछें, क्लासेस का तो मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। है शमशाद? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टॉपिक बाकी है, जेक्यूरी, हाँ एजेक्स, जेक्यूरी और कोऑर्डिनेटर, ये 3 टॉपिक्स बाकी हैं। कोऑर्डिनेटर में मिनिमम हमें 2 क्लासेस चाहिए। ओप के लिए डिपेंड करता है मुझ पर कि मैं एक क्लास में उसको खींच दूं या 2 में ले जाऊं, लेकिन होपफुली 2 होंगी। और एक जो है वो जेक्यूरी एजेक्स के लिए चाहिए, कोई छोटा सा टॉपिक है। शमशाद में भी कोई क्लास है इसके बाद यहाँ पे? किसका? कितने बजे? पूरे 3 बजे? अच्छा चले, 15-20 मिनट ले लेते। चलें जी, ब्रेक कैंसिल। अच्छा चलें, ये ब्रेक में हम थोड़ी सी कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा देखें, इस कोर्स में जो हम पढ़ रहे हैं, आप में से कितने लोगों को ये पर्सनली फीलिंग ये आती है कि जी इस कोर्स के अंदर अगर हम इसको ढंग से पढ़ लें तो हम कुछ 2 पैसे कमा सकते हैं, चाहे जॉब से हो, फ्रीलांसिंग से हो। अगर इस कोर्स को ढंग से पढ़, मतलब इस कोर्स में आपको कितना पोटेंशियल लगता है, जो कोर्स कंटेंट है। अच्छा बाकी लोगों को नहीं लगता? नहीं, मेरी शक्ल मत देखें, आप बिल्कुल रियलिस्टिक और ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर देखें, फिर उस हिसाब से। अच्छा देखें, इस कोर्स में जो जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो बहुत बेसिक लेवल के हैं, लेकिन ये जिन लोगों को इस वेब डेवलपमेंट का या पीएचपी का नहीं पता, उनके लिए बेसिकली ये कोर्स है कि जी बिल्कुल बेसिक से हम चले थे। अगर आपको याद हो 2-2.5 महीने पहले हम बहुत इनिशियल स्टेप से चले थे और आहिस्ता आहिस्ता हमने
चीज़ों को कवर किया। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो जो टॉपिक्स भी हम पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स तो हमने बहुत डिटेल में पढ़े, जिस तरह एरे का टॉपिक था, या फॉर्म्स है, फॉर्म्स में इसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है। या जिस तरह अगर आज का टॉपिक है डीवी, डीवी को हमने जस्ट एक बेसिक लेवल का ही पढ़ा। डीबी एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। अगर हम माईसीक्वल ही की बात करें तो डीबी इटसेल्फ एक बहुत डीप और एक अलग से सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ाने के लिए 6 महीने चाहिए, ठीक है। माईसीक्वल डेटाबेस, और उसमें भी हम 6 महीने में भी ऐसा नहीं होगा कि चैंपियन बन जाएंगे, बिल्कुल। और 1 से 2 क्लासेस के साथ मैं बता रहा हूँ, उसमें भी हम मिड लेवल तक शायद जाएं 6 महीने के अंदर। अच्छा, इस कोर्स के अंदर अगर आप इन चीजों को थॉरली स्टडी करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, मेन चीज लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर प्रैक्टिस है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, उतनी जल्दी आपकी उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ग्रिप आती जाएगी। अच्छा, जितना भी काम अब फी जमाना जो दुनिया में हो रहा है, मेजॉरिटी मेन, यानी कि अगर मैं एक बड़ा पोर्शन लूं तो मेन पोर्शन जो है वो शिफ्ट हो चुका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। यानी कि पीएचपी के अंदर भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें जो काम करने का जो तरीका कार है, जो ढंग है सही का, स्टैंडर्ड अगर आप माने, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हम यहाँ जो पीएचपी में जो कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत अगेन वो भी बेसिक लेवल का है। अच्छा, इस कोर्स को करने के जो बेसिक बेसिक चीजें वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो सिर्फ इन बेसिक से काम नहीं चलेगा। ये बात मैं आपको बिल्कुल ओपनली इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहीं इस मोबाइल में ना कि यार बस ये हम तो चैंपियन हो गए, ये पढ़ लिया, दैट्स इट, इससे आगे दुनिया खत्म। नहीं, ये तो आप समझ लें कि साहिल से अभी 2 किलोमीटर दूर है। अभी तो साहिल तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद पाँव गीले होंगे, देन आप डाइव इनटू द एक्चुअल सी। यस, तो वो और अगेन वो फिर बहुत गहरा है। क्यों महमूद साहब ऐसे ही आप हंस रहे हैं? तो फील्ड बहुत एक्चुअली बहुत ज्यादा इसमें चीजें जो है ना, आए दिन नई नई चीजें आती जा रही हैं। एडवांसमेंट, अपग्रेड आप अपने आप को करते रहें, चीजों को समझते रहें, पढ़ते रहें। जे क्यूरी, मतलब इससे पहले मैं अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूं, तो पीएचपी के भी जो नए वर्जन्स आ रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर्स काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो अपग्रेडेशन होती जा रही है डे बाय डे, 5.3 था, 5.4 आया, 5.4 में क्या नई चीजें आई तो नहीं पता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, ट्रेड्स है, क्लॉजर्स हैं, और बहुत सारी एरे के अंदर, सेशन के अंदर एडवांसमेंट है। 5.5 आया, उसमें उन्होंने मजीद चीज़ों को एनहांस किया। 5.6 में मजीद एनहांस किया, उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने 5.6 के बाद जंप लगा दिए PHP 7 के ऊपर। PHP 7 बस लॉन्चिंग एक तरह से उन्होंने कहा कि जी लॉन्च कर दिया हमने, लेकिन स्टिल वो बीटा है। 6 को उन्होंने स्किप कर दिया, 6 बहुत पहले आई थी, लेकिन वो बीटा ही रही, और उसके बाद उन्होंने उसको वाइंड अप कर दिया, उसकी सपोर्ट भी नहीं देते। अब 7 की तरफ बढ़े, तो अब ये जो चीजें आगे बढ़ती आ रही है PHP एंड के ऊपर भी, तो इन चीजों में जो वो एडवांसमेंट लाते जा रहे हैं, ये चीजें पढ़ना आपका खुद अपना काम है कि जी क्या किस तरह से पढ़ें। एक इंटरनेट से बेहतरीन उस्ताद कोई नहीं है, और गूगल उसका अब्बू है, ठीक है। तो वो अब्बू से पढ़ें, तो चीजें आपको वहां पर बहुत मिलेंगी, लेकिन रुके नहीं। इन शॉर्ट ये कि आप अपने आप को रोके नहीं। हाँ, अब्बू आ गए, ठीक है। तो चीजें जहां पर आपने अपने आप को रोक लिया ना, देखिए डेवलपर के साथ एक मसला ये होता है कि वो जब पैसे कमाने लगता है ना, तो बोलता है बस ठीक है पैसे आ तो रहे। वो एक ही रूटीन वर्क कर रहा होता है, बोलता है पैसे आ तो रहे, लेकिन वो रूटीन वर्क करते करते वो कितना अरसा करेगा। वो आज मौजूद है, अगले साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, 4 साल के बाद वो चीज खत्म हो जाएगी। तो जो अपग्रेड हुआ है सिस्टम, अपने उस हिसाब से आप अपने आप को भी अपग्रेड करते रहें। ये बेसिक आपने यहाँ से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, इसके बाद आगे चलना वो आपका अपना काम होगा। अच्छा, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखिए हमारी फील्ड के अंदर मैंने बहुत शायद शुरू में बताया था, पीएचपी की फील्ड में 3 तरह के डेवलपर्स होते हैं।
एक फ्लैट कोड लिखने वाले, एक टूल्स के चैंपियन और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फ्रेमवर्क्स को जानने वाले। जो ये तीसरी कैटेगरी बहुत नायाब है, डायनासोर के अंडे हैं ये जो बहुत नायाब है, ठीक है, नायाब मुश्किल से मिलते हैं। तो ये जो तीसरी पीढ़ी इसमें काम है, बहुत है, और इसमें पैसे भी अच्छे हैं। अल्टीमेटली तो सब इसीलिए काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जी अल्टीमेटली तो नोट कमाने का, कोई कुछ करना तो नहीं हो, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप खुद से प्रैक्टिस करते रहें, इन चीज़ों को आगे सीखते रहें। बहुत सारी एडवांसमेंट, बहुत सारी जिद्दत आ चुकी है। मैं मिसाल दे रहा था कि जेक्यूरी से पहले एक और लाइब्रेरी थी, शायद आप लोगों ने कभी नाम सुना, मू टूल्स के नाम से। मू टूल्स थी, याहू यूआई थी, जेक्यूरी, उसमें उन दोनों को साइड पे बिठा दिया। अब जेक्यूरी से ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, एंगुलर है, नोड जेएस है, रिएक्ट जेएस है, कॉफी स्क्रिप्ट है, पता नहीं क्या क्या कुछ आ चुका है। तो अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट एंगुलर बहुत अच्छी है, अगर आप एंगुलर पढ़ते हैं उसको सीखें। एंगुलर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो जेक्यूरी नहीं देता। नोड में कुछ अच्छी चीज़ें, लेकिन वो एक फिलहाल एक स्पेसिफिक मीडियम के लिए तो नोड जेएस यूज करना ठीक है, लेकिन वेब के ऊपर अभी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नोड का नहीं है। लोग मोबाइल एंड पे यूज करते हैं नोड को, मीन स्टैक और वो दूसरे जो फ्रेमवर्क्स हैं, तो उनके साथ नोड को इस्तेमाल करते हैं, वहां पर बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है जी। लेकिन कहने का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा आप सीखना चाहें, जो जो कुछ सीख सकते हैं बिल्कुल सीखें, और अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेड करते रहेंगे तो आपकी वर्ड्स भी एक कायम रहेगी, चाहे जॉब करें या फ्रीलांसिंग करें, दोनों एंड से आपको पैसा मिलेगा। जहां आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं कि मैंने बस कोडिंग नेटिव सीख लिया, अब बस मैं यही इसी पे करूंगा, या मैंने वर्डप्रेस सीख लिया, इससे आगे मैं निकलूंगा ही नहीं, मैंने कोई एक चीज सीख ली, अब इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, बस इसी में कमाऊंगा पैसे। देखो ना, अगर आप वर्डप्रेस की इस वक्त देखें, या ड्रूपल या कोई भी एक टेक्नोलॉजी इस वक्त अभी तो बहुत काम है, लेकिन एक जमाना था वर्डप्रेस में बहुत काम था। जैसे फेसबुक एप्लीकेशंस का काम होता था एक जमाने में बहुत, आज से 5 साल, 4, 5 साल, 6 साल पहले तो फेसबुक एप्लीकेशंस का बहुत काम होता था। आज अगर आप देखें, कोई अगर उस वक्त अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता, नहीं जी मैं फेसबुक एप्लीकेशन से बाहर ही नहीं निकलूंगा, तो आज मेरे ख्याल है उसके लिए जॉब भी नहीं होती ना फ्रीलांसिंग होती, है ही नहीं। आप देखें, तो इन शॉर्ट ये कि रिस्ट्रिक्ट ना करें, आगे बढ़ते रहें, चीज़ें सीखते रहें। सीखने के लिए बेहतरीन मीडियम आपको इंटरनेट से अच्छा, गूगल से अच्छा नहीं मिलेगा। एक और लिंक मैं आपसे शेयर करता हूँ, अगर आपको इन फ्यूचर चीज़ों को मज़ीद सीखना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी के टीचर्स बहुत नायाब हैं, और इदारे जो हैं तो टीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा आपको एडवांसमेंट की तरफ ले जाएं, थोड़ी और बेहतर, यानी कि अगर आप इस स्टेप से और एक स्टेप और आगे जाना चाहें, उससे और आगे जाना चाहें, तो शायद आपको इससे एक लेवल ऊपर तो शायद कोई मिल जाए, उससे मजीद आगे जाने के लिए आपको पाकिस्तान में कोई टीचर नहीं मिलेगा। उसके लिए फिर बेस्ट मीडियम आपके पास इंटरनेट ही होगा। तो ये वेबसाइट है touchplus.com, ये इस पे आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी के वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे, कुछ फ्री में भी मिल जाएंगे, कुछ पेड हैं। तो जो पेड होते हैं वो नॉर्मली हम टॉरेंट कर लेते हैं, तो वो टॉरेंट बंद हो गया, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से बंदा निकाल ही लेता है। खैर अगर आप पेड भी लेना चाहे, कोई इतने महंगे कोर्सेज नहीं है, $9, $15, $17, इतनी फीस तो आप यहाँ पे भी देते हैं, और आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले भी अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, लैंग्वेज बैरियर, अगर किसी साथ लैंग्वेज का इशू है, क्योंकि ज़्यादातर ट्यूटोरियल, ज़्यादा क्या 100% ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में ही होते हैं, वो एक लैंग्वेज बैरियर अगर है तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके लिए पहले आप फिर इंग्लिश सीखें, डोमिनो जाएं या कहीं और जाएं। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है आपकी, जो आगे के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हर फील्ड की, इसमें नोड के भी आपको मिलेंगे, पीएचपी के भी मिलेंगे, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स के भी मिलेंगे, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको शराबी हो जाएगी। अच्छा, एक पैरेलल, बहुत सारे लोग यूडेमी को भी प्रेफर करते हैं, मुझे यूडेमी पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ फ्रीलांस टीचर्स होते हैं, फ्रीलांस टाइप करेंगे जी मैं घर पे बैठा मैंने वीडियोस बना के डाल दी, अब उसको कोई क्वालिटी चेक करने वाला नहीं है। टच प्लस क्योंकि एक इदारा है, यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज्म है,
तो वो टीचर की भी स्किल सेट को देखते हुए और कोर्स को भी देखते हैं कि ये हमारी वेबसाइट के म्यार का है तो हम इसको अपलोड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वो एक इदारा है जो कि उन चीज़ों को सारा क्वालिटी को मेक श्योर करता है। यूडेमी पे कोई भी बंदा आके अपना कोर्स अपलोड कर दे तो वो पैसे कमाने के लिए, कुछ यूडेमी पे भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन मैं प्रेफर ज़्यादा टच प्लस को करूँगा क्योंकि मुझे शायद कमीशन मिलता है इससे। तो इनको आप रिव्यू कर सकते हैं इन फ्यूचर। खैर वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कुछ टेक्निक्स का जो है वो पैकेज है जिसको हम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 3 पिलर्स कहे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 3 पिलर्स हैं, जो मेन पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक इनहेरिटेंस, दूसरा और तीसरा इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड इनकैप्सुलेशन। ये 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पिलर्स हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल क्यों किया जाता है? व्हाई वी यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? जी, कोड, चले मैंने कोड हम एडवांटेजेस लिखते हैं ओप के। कोड मैनेजमेंट, ठीक है, या हाँ चले मैनेजमेंट कह लेते हैं, हम आसान समझने के। एक बेनिफिट इसका है कि कोड को मैनेज करना आसान है, ठीक है। और कोई फायदा? रीयूजेबिलिटी, आप कोड रीयूज कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और इन्होंने कहा कि जी मॉड्यूलर अप्रोच है। अच्छा जी, इजी डीबगिंग, और कोई और फायदा? नहीं, कोई और फायदा? किस चीज का? मतलब कोड एग्जीक्यूशन जल्दी होता है? अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट्स पे टाइम कम लगता है, इसको कहा जाता है। ठीक है। जो सबसे बड़ा फायदा है वो उसका ये है, आखिरी, आपके पास एप्लीकेशन जो है वो जल्दी डेवलप होती है अगर आप ओप यूज कर रहे हैं या कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो। ओप के फ्रेमवर्क जैसे कोऑर्डिनेटर है, केक पीएचपी है, कोहाना है, लारावेल है, सिम्फनी है, और बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं पीएचपी के। इनमें से अगर आपको एक यूज कर रहे हैं तो वहां पर एडवांटेज मिलता है आपको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। बाकी आपको आसान डीबगिंग है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूलर अप्रोच, इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ऊप्स के कॉन्सेप्ट से हट जाएगा। ऊप से हम अल्टीमेटली अचीव तो कर रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऊप का ये वो फायदा नहीं है। कोड रीयूज हो जाता है और कोड मैनेजमेंट आसान है, वो 2 दफा लिख दिया हमने। डिबगिंग भी आसान है, कोड को मैनेज करना भी आसान है, और कोड को आप रीयूज भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर
क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट होता है, क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस के अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन। इन तीनों की अगर हम डेफिनेशन जरा जहाँ पर हम थ्योरेटिकल बात कंप्लीट कर लेते हैं, अगर हम इन तीनों पिलर्स की डेफिनेशन की बात करें, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंट हम कोड में करेंगे इन तीनों को, लेकिन इसकी अगर थ्योरेटिकल इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिट कर लिया हमने, नहीं इसको थोड़ा सा टेक्निकल उसमें बताएं, ये तो आप प्योर बाप बेटे वाले रिलेशन में चले गए। हमारे यहाँ हम जो क्लास इसमें हम बनाते हैं क्लासेस, ये चले अगर हम क्लासेस की अभी हम बात ना करें क्योंकि अभी हमने देखी नहीं, हम क्या करेंगे कि हमारे पास रिलेशंस होंगे कोड के दरमियान, आसान कर लेते हैं इसको, कोड में हम इसको रिलेशन बनाएंगे जिसमें हम इनहेरिटेंस वाला रिलेशन बनाएंगे कि जी उसका कोई पेरेंट होगा और वो अपने चाइल्ड को चीजें गिफ्ट कर रहा होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा, तो ये इनहेरिटेंस है, यानी कि आप रिलेशन बनाएंगे बिटवीन क्लासेस। अब मैं इसको मजीद स्पेसिफिक कर देता हूँ कि जी हम क्लासेस के दरमियान रिलेशन बनाएंगे और वहां पर बेस क्लास अपने चाइल्ड क्लास को चीजें ट्रांसफर कर रही होगी थ्रू इनहेरिटेंस, और ये कोड की रीयूजेबिलिटी होगी, हम कोड को रीयूज कर रहे होंगे, यानी कि जो चीज एक पेरेंट के पास मौजूद है हम उसको चाइल्ड में इनहेरिट कर देंगे, तो वही चीज हमें एग्जैक्टली यहाँ पर मिल जाएगी, हम कोड बार बार नहीं लिख रहे होंगे, उसको रीयूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेनिफिट आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? नहीं, ये तो आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन बता रहे हैं, वो जो फंक्शंस में होती है। नहीं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पॉली पॉली मीन्स मैनी, एक से ज्यादा, किसी भी चीज के, इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए, किसी भी एंटिटी की, या हम टेक्निकली अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन की एक से ज्यादा बिहेवियर, यानी एक फंक्शन है वो एक से ज्यादा बिहेवियर शो करता है बिटवीन हायरार्की, ठीक है, हायरार्की के दरमियान हायरार्की का होना जरूरी है, ठीक है, तो ये चीज कहलाएगी उसकी पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक कोड, एक फंक्शन मल्टीपल काम कर रहा है अपनी हायरार्की के अंदर, कहीं पे कुछ कर रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है, डिफरेंट उसका बिहेवियर है। यानी मिसाल के तौर पे आपके दादा हैं, फिर उसके बाद आपके वालिद साहब हैं, फिर आप हैं, ठीक है, तो आपको इनहेरिटेड होकर दादा की गाड़ी मिल गई, लेकिन आपने गाड़ी में ऑल्टरेशन कर दी, दादा की पहिए जो है वो रंग बिरंगे लगा दिए, या कोई भी काम आपने ऑल्टर कर दिया, तो काम तो वही था जो पहले से चलता आ रहा था, लेकिन आपने आके उसको मॉडिफाई कर दिया। सेम बिहेवियर, टायर का फंक्शन वही था, लेकिन आपने उसका मैकेनिज्म चेंज कर दिया, कुछ और कर दिया, उसमें रद्दो बदल कर दिया, सेम चीज थी लेकिन उसका बिहेवियर चेंज कर दिया आपने, तो ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह आगे कोड में। इनकैप्सुलेशन जी इनकैप्सुलेट करना, इनकैप्सुलेशन की कि जी ये मेरे पास पानी की बोतल है, इसको मैं शॉपर में लपेट दूं 2 मिनट से, ठीक है, तो इसको मैं इनकैप्सुलेट कर दूं, छुपा दूं, ताकि बाहर वाले को ना पता चले कि जी ये बॉटल है या गन है, क्या है जी, रैपिंग, आप उसको रैप कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं, छुपा देते हैं, इनकैप्सुलेट छुपा देना, रैप कर देना, ठीक है, ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन भी हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारे लोग बाहर खड़े में, तो हम कोड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से लिखेंगे, और अभी हमारे पास लैब में करने के लिए कोई ऐसा टास्क है नहीं जो कि हम परफॉर्म कर सकें, जो आज की हम इंशाल्लाह वो पढ़ लें, तो नेक्स्ट लैब इंशाल्लाह हम लेंगे, और थोड़ी सी हम क्लास भी
थोड़ी सी हम लेंथी लेंगे, नेक्स्ट क्लास जो लेंगे हम वो थोड़ी सी लेंथी लेंगे, और नेक्स्ट लैब भी हम लेंगे वो भी इन इन से इन टॉपिक्स को लेके चलेंगे आगे वहां पर लैब में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।